ब्रेकफास्ट में मैं हूं पूजा त्रिपाठी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर कच्चे तेल में कोहराम मच चुका है और गिरावट के जितने भी रिकॉर्ड थे वो सब तोड़ चुका है और माइनस में आ चुका है। WTI क्रूड का मई वायदा अब -40 के पास पहुंच चुका है, वहां तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी भी देखी जा सकती है और हरे निशान में लौटा है, लेकिन भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। स्टोरेज की दिक्कतों से WTI क्रूड का मई वायदा बाजार में इस वक्त काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। सोमवार को भी हमने देखा था 350% से ज्यादा की गिरावट देखी गई थी और इस वक्त भी देखिए -$40 के आसपास इस वक्त WTI क्रूड पहुंच चुका है। तो इसके मायने क्या समझे जाए और भारतीय बाजारों पर इसका रिएक्शन कैसे देखने को मिल सकता है, इस पर एक पूरी जानकारी डिटेल पर बात कर लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मृत्युंजय झा जुड़ चुके हैं, अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट से क्यूज किस तरह के मिल रहे हैं इसके लिए दीपांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सीधे चलते हैं पहले मृत्युंजय के पास, जो कि कमोडिटी मार्केट में मजबूत पकड़ रखते हैं। मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। माइनस में पहुंच चुका है, ये लेवल्स तो कभी देखे नहीं थे और इतिहास में शायद पहली बार इस तरह के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इसके मायने क्या समझे जाए और क्या मतलब निकल कर आता है, गणित क्या है, ये जो गिरावट देखी जा रही है इसे आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल पूजा, और एनर्जी मार्केट में जो कोहराम मचा है अब तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कच्चे तेल का भाव माइनस में चला जाए। इसे आप इस तरह से समझिए कि अगर आप 1 बैरल क्रूड खरीदती हैं तो आपको 1 बैरल क्रूड तो मिलेगा ही अमेरिका में, उसके साथ साथ आपको $40 भी मिलेंगे। मतलब 1 बैरल क्रूड के साथ साथ आपको $40 मिलेंगे। मतलब ये हुआ कि -$40 तक कल WTI का जो मई वायदा है उसका भाव चला गया था और एक्सपायरी है आज WTI मई कॉन्ट्रैक्ट की, और एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले क्रूड में जो कोहराम मचा है पूरी दुनिया में इससे हड़कंप मच गया है और जबरदस्त गिरावट के साथ कल ट्रेड हुआ एक झटके में। ये आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है, जरा गौर से सुनिए। 350% से ज्यादा कच्चे तेल के दाम कल टूट चुके, जबरदस्त गिरावट आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, बड़ा उपभोक्ता होने का दावा करता है, वो क्रूड को बिल्कुल नहीं संभाल पाया और एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले क्रूड का मार्केट धड़ाम हो गया। अब सवाल यह है कि जब जून का वायदा $22 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो मई वायदा में इतनी तेज गिरावट क्यों आ गई कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया? इसका जवाब यह है कि अमेरिका के अलावा बाकी देशों में भी क्रूड रखने की जगह नहीं है, स्टोरेज पूरी तरह से फुल है, कहीं पर कोई जगह नहीं है। अब आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकती हैं कि $40 डिस्काउंट के बाद भी कोई मई वायदा की डिलीवरी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि अगर वो डिलीवरी क्रूड की लेंगे तो रखेंगे कहां, और रखने की जो कॉस्टिंग होगी वो $40 डिस्काउंट के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। इसीलिए इतनी भारी भरकम डिस्काउंट के बाद भी कोई क्रूड खरीदने को तैयार नहीं है और इसीलिए मई का वायदा धड़ाम हो गया है, जोरदार गिरावट आई है। और अभी ताजा एक रिपोर्ट आई है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, IEA की। IEA ने कहा है कि अप्रैल के महीने में क्रूड की डिमांड ग्लोबल मार्केट में करीब 3 करोड़ बैरल कम हो सकती है। 3 करोड़ बैरल, यानी आप मान के चलिए कि ये 30% के आसपास है। टोटल ग्लोबल डिमांड का 30% के आसपास है। पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट ठप है, पूरी दुनिया में कामकाज ठप है और क्रूड की डिमांड लगातार कम हो रही है। और ये जो 3 करोड़ बैरल की कमी आएगी उसकी भरपाई जो ओपेक और गैर ओपेक देशों ने पिछले दिनों ये फैसला किया था कि उत्पादन कटौती होगी, वो महज 10% की है, जबकि डिमांड 30% घट रही है। यानी 3 गुना ज्यादा क्या हालात बने हैं ग्लोबल मार्केट के, इससे आपको अंदाजा लगेगा। और यही वजह है कि मई का वायदा धड़ाम हो गया है, जोरदार गिरावट आई है। और जब कल मई वायदा गिर रहा था इतनी तेजी से, तो जून का वायदा भी गिरना शुरू हुआ था और करीब 18% की गिरावट के साथ जून का वायदा कल बंद हुआ था। आज हालांकि एक रिकवरी है, लेकिन अब इसे, क्योंकि कल मार्केट जहां से गिरना शुरू हुआ था उसी लेवल पर अभी पहुंचा है $22 के आसपास, 8% की तेजी है। लेकिन ये उतनी बड़ी तेजी नहीं है जितनी जबरदस्त गिरावट हमने कल के कारोबार में देखी है। पूजा जी
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इन सारी डिटेल्स के लिए। तो ये अपडेट भी निकल कर आ रहे हैं और उनका कहना है कि जो ग्लोबल क्रूड ऑयल की डिमांड है वहां पर 30% का असर देखने को मिल सकता है। भारी गिरावट इस वक्त देखी जा रही है मई वायदा में और इसी का असर देखिए जून वायदा में भी देखने को मिला। हालांकि निचले स्तरों से हल्की रिकवरी है, लेकिन जैसा कि मृत्युंजय बताए थे कि उतनी ज्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। चलिए अब सीधे चलते हैं अनिल सिंघवी जी के पास। अनिल साहब, भारी गिरावट देखने को मिल रही है, इसके मायने कैसे समझे जाए और भारतीय बाजारों पर, इकोनॉमी पर इसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, पहले तो इसके मायने समझ लें। इसमें दो चीजें हैं पूजा। पहली चीज तो ये बहुत साफ है कि दुनिया भर में डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है, यानी कि कच्चे तेल की डिमांड में भारी कमी आई है। जो आंकड़े अभी मृत्युंजय बता रहे थे, जाहिर सी बात है कि पूरा ठप पड़ा है, प्रोडक्शन ठप है, सारे मूवमेंट लोगों के ठप हैं। तो कच्चे तेल की जो डिमांड होती है, इंडस्ट्रियल डिमांड या कंज्यूमर डिमांड, वो लगभग आधी रह गई है। तो जाहिर सी बात, जब कोई कच्चा तेल खरीद ही नहीं रहा, यूज ही नहीं करे, तब खरीदेगा क्यों? पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि कल की गिरावट के पीछे काफी कुछ कारण ऐसे हैं जो टेक्निकल रीजंस भी हैं। अब आप देखिए, मई जून ये सारे वायदा तो अभी भी $20 के ऊपर चल रहे हैं, करेक्ट? सिर्फ और सिर्फ गिरा है तो ये वाला अप्रैल का जो आज सेटल हो रहा है, इसका मतलब क्लियर कट है कि कहीं न कहीं एक्सेसिव स्पेकुलेटिव पोजीशन, वायदा कारोबार में जरूरत से ज्यादा की तेजी की पोजीशन बन गई। अब दिक्कत क्या है? स्टोरेज की जगह है नहीं। जितने बड़े बड़े देश है, सबने अपने अपने भंडार बना लिए कि अरे कच्चा तेल का दाम देखकर मुंह में पानी आ रहा है शुरू, चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, ये सब। और कल ट्रम्प साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला ही हम और ज्यादा कच्चे तेल का भंडार कर रहे हैं। वही अल्टीमेटली है ना, लिमिटेशन है ना, आप कहाँ रखेंगे और कितना रखेंगे। तो अब प्रॉब्लम ये कि जिन लोगों ने ये सोचकर तेजी की पोजीशन बना ली कि अरे अब $30 में और क्या गिरेगा, $25 में और क्या गिरेगा, अब उनकी पोजीशन होनी है आज सेटल। और वो पोजीशन सेटल होनी है। अब या तो आपके पास दो ही तरीका है, या तो आप तेजी की पोजीशन बेच दें या फिर आप कच्चे तेल की डिलीवरी ले लें। अगर आप बेच लाना चाहें, आपके पास पैसे हैं, डिलीवरी लेना भी चाहें, लेकिन रखेंगे कहाँ? अगर रखने की जगह नहीं है तो ऐसा तो नहीं कि आप बैंक के लॉकर में रख देंगे इसे। तो पॉइंट वही है कि रखने की जगह नहीं है। आप देखिए, कल अमेरिका में जो स्टोरेज करने वाली कंपनियां, उनके शेयर 15% बढ़ गए कि चलिए स्टोरेज वालों को ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो ज्यादा प्रीमियम कमांड करेंगे। तो कल जो $37-38 आपको नेगेटिव दिखा है कच्चे तेल का दाम, उसके पीछे ट्रेडिंग पोजीशन का एडजस्टमेंट होना ये ज्यादा है। तो अब ये चूंकि हो गया, लेकिन इनमें एक दो संकेत बहुत साफ साफ पड़ने चाहिए। पहला संकेत वो ये है कि एक चीज क्लियर हो गई है कि अब आप कच्चे तेल में बड़ी तेजी तो भूल जाइए। अब छोटे मोटे उछाल आ जाए, लेकिन अब वो जमाने चले गए जब आप $60-70 देखा करते थे। नियर फ्यूचर में तो कम से कम आपको वो नजर नहीं आता कि कच्चा तेल कभी इतनी तेजी दिखाएगा। लेकिन हाँ, नेगेटिव भी बार बार नहीं होगा। ये एक बार हो गया वो हो गया, हर बार नहीं होगा। जहां तक भारत का सवाल है, हमें लिमिटेड फायदा है। कोई ऐसा नहीं कि हमारे लिए बड़ा छप्पर फाड़ गेन हो गया हो कि भाई जब $37 नीचे था तो सारा क्रूड हम नहीं खरीदा हो, वैसा कुछ भी नहीं है। ये एडजस्टमेंट वाली चीजें जाना है। तो मेरा ये समझना है कि एक लिमिटेड फायदा है, वही लिमिटेड फायदा कि जो कच्चे तेल की कमजोरी से आमतौर पर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मिलता है, तो हल्का फायदा है। बाकी बहुत ज्यादा फायदा हो उसकी बात नहीं है। और एक और बड़ी चीज जो है, इस फायदे के साथ एक बड़ा नुकसान है जो सीधे तौर पर हमें नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है। वो ये है कि दुनिया भर में कई सारे देश जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल के दामों पर चलती है, गल्फ कंट्रीज हुए या रशिया, वेनेजुएला, ब्राजील, ये इस तरह के जो देश हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाओं का क्या होगा ये देखना होगा। अगर कई सारे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ता है तो दुनिया भर के कारोबार पर फिर जो इसका असर पड़ेगा, तो मुझे लगता है वो भी देखने लायक होगा। तो सिर्फ ये सोचने की कच्चा तेल बहुत गिरा है इसलिए हमारे लिए फायदे की बात है, कम से कम मैं ऐसा नहीं मानता। ओके, तो गिरा तो है लेकिन हम इसको यूजली एक फायदे की तरह देखते हैं। लेकिन इस वक्त जो ग्लोबल इकोनॉमी की हालत है वो संकेत कुछ अच्छे नहीं दे रही है और इसका भी असर देखिए भारतीय इकोनॉमी पर जरूर देखने को मिलेगा। अनिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आज आपके बाजार के लिए अहम स्तर क्या होने चाहिए ये भी हम समझेंगे। लेकिन मृत्युंजय के पास वापस चलते हैं, उनके पास एक अपडेट आया है। बताइए मृत्युंजय, क्या अपडेट है आपके पास? एक बहुत बड़ी खबर आई है पूजा। एमसीएक्स ने कल, जब ये मार्केट बुरी तरह से धड़ाम हो रहा था, तब एमसीएक्स ने देर रात में एक सर्कुलर जारी किया है। और वो सर्कुलर ये है कि कल चूंकि अप्रैल वायदा की एक्सपायरी थी एमसीएक्स पर, और चूंकि अभी कोरोना की वजह से शाम 5 बजे ही मार्केट बंद हो जाता है,
और ये जो भारी गिरावट आई है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी क्रूड में, ये 5 बजे के बाद आई है। तो कल 965 के स्तर पर एमसीएक्स पर कच्चा तेल का अप्रैल वायदा बंद हुआ था, उसी को सेटलमेंट प्राइस माना जा रहा था। लेकिन अब इस भारी गिरावट के बाद एमसीएक्स का नया सर्कुलर आया है और इसमें कहा है कि अब फाइनल सेटलमेंट प्राइस क्या होगा, इसको लेकर कामकाज चल रहा है। लेकिन जो प्रोविजनल प्राइस दिया है वो बहुत चौंकाने वाला है। 1 रुपए के भाव पर ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा। 965 की क्लोजिंग है, गौर से सुनिए, 965 की क्लोजिंग है कल की अप्रैल वायदा की। लेकिन अब जो नया भाव आया है कि वो 1 रुपए के भाव पर सेटल होगा। बाकी कैसे कैलकुलेशन होगा इसके ऊपर कामकाज चल रहा है, एमसीएक्स ने यह कहा है। लेकिन एक प्रोविजनल प्राइस यहां पर दिया है कि 1 रुपए के भाव पर अप्रैल का वायदा सेटल होगा। पूजा, ओके, तो ये काफी चौंकाने वाला आंकड़ा था। कल जो क्लोजिंग थी 965 की थी, लेकिन 1 रुपए पर सेटलमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। देखना होगा किस तरह से एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, इसके कैलकुलेशन क्या होता है, इस पर डिटेल्स निकल कर आएगी। लेकिन ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त एमसीएक्स की तरफ से निकल आ रहा है, क्योंकि देर शाम ये डेवलपमेंट हुआ था, इस वजह से सर्कुलर लेट आया है। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर एमसीएक्स के केस में जो भी देखने को मिला है, 1 रुपए का फाइनल सेटलमेंट देखने को मिल सकता है। ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। अनिल जी, ये जो अपडेट आ रहा है, अभी मृत्युंजय ने कहा, आपने सुना, इसे कैसे देखना चाहिए? एमसीएक्स की तरफ से जो अपडेट निकल कर आ रहा है वो। जी, इसी पर मैं मृत्युंजय से क्लेरिफिकेशन चाहता था। मृत्युंजय, क्या 1 रुपए की जो प्राइस सेटल हुई है उसे आज की ओपनिंग प्राइस के लिहाज से माना जाए, या कल जो भी सौदे हुए भाव भले ही 965 बंद हुआ हो लेकिन उन्हें 1 रुपए पर सेटल हुआ माना जाएगा? जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन रही है, जैसे कि वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन निफ्टी फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहा है और अपनी पोजीशन नहीं काटता, तो निफ्टी स्पॉट लेवल पर जो बंद होता है उसके हिसाब से उनके सौदे कट जाते हैं। कि समझिए जैसे कल परसों एक्सपायरी होनी है और निफ्टी समझिए कैश में 9,250 पर बंद हुआ, तो अगर आपकी कोई भी ऑप्शन की पोजीशन है, आपने वो पोजीशन कट नहीं की, तो उसे 9,250 पर माना जाएगा कि सेटल हो गई। तो क्या कल जो 945 रुपए वाला दाम 1 रुपए किया है एमसीएक्स ने, या वो सेटलमेंट प्राइस किए, या आज सुबह शुरुआत करने के लिए बेस्ट प्राइस 1 रुपए कर दिया है? नहीं सर, ये आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। ये कल अप्रैल वायदा की एक्सपायरी थी, तो ये कल जो अप्रैल फ्यूचर का जो क्लोजिंग था उसका सेटलमेंट प्राइस है। लेकिन ये प्रोविजनल प्राइस है। एमसीएक्स ने सर्कुलर में साफ साफ लिखा है कि बाकी के कैलकुलेशन अभी किए जा रहे हैं, जो जल्द ही मेंबर को, क्लाइंट को बता दिए जाएंगे। लेकिन मोटे तौर पर यह कहा है कि 1 रुपए का एक प्रोविजनल प्राइस होगा 965 रुपए के मुकाबले। आज से जो शुरुआत होगी ये आगे का कॉन्ट्रैक्ट होगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस का अप्रैल वायदा के भाव से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में भी जो मई वायदा की डिलीवरी है आज हो रही है, जो एक्सपायरी है आज हो रही है, और कल से जून का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा यूएस में भी, जिसकी एक्सपायरी 19 मई के आसपास है, तो उसके भाव $22 के आसपास हैं। और कल जब अप्रैल का वायदा बंद हुआ था तब भी इंडिया में भी अप्रैल और मई के बीच में करीब 700 से 800 रुपए का डिफरेंस था। तो जो मई का कॉन्ट्रैक्ट होगा एमसीएक्स पर वो एचटी चलता रहेगा, उसके प्राइस में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ अप्रैल वायदा का सेटलमेंट प्राइस होगा 1 रुपए का, जो एमसीएक्स ने बताया है, और ये भी प्रोविजनल है, इसके ऊपर और काम चल रहा है। ओके, तो और इसका मतलब ये हुआ मृत्युंजय कि जिन लोगों ने कल सपोज किसी की पोजीशन थी तेजी की और उन्होंने अपनी पोजीशन मार्केट में बेच दी, तब तो ठीक। और अगर उन्होंने मार्केट में नहीं बेची, उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, क्लोजिंग प्राइस पर सेटल होने देते हैं, तो उनको लगेगा बड़ा झटका, क्योंकि 965 के बजाय उन्हें मिलेगी प्राइस 1 रुपए की। उनका कच्चा तेल 965 रुपए में नहीं बिकेगा, 1 रुपए में बिका हुआ माना जाएगा अभी प्रोविजनल आंकड़ों के लिहाज से, करेक्ट? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये कैलकुलेशन भी अभी हमने निकाला है, जो आपने कहा कि जिन्होंने बाइंग की होगी, तो जिन्होंने बाइंग की होगी उनको एक लॉट पे 96,500 रुपए का नुकसान होगा। 96,500 रुपए का एक लॉट के ऊपर नुकसान होगा, अगर यही प्रोविजनल प्राइस को फाइनल प्राइस माना जाएगा तो। ठीक बात है। तो पूजा, ये एडजस्टमेंट है जो मैं उम्मीद करता हूं कि कल हमारे यहाँ खत्म हो गए। और मृत्युंजय, जो दुनिया भर में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये आज सेटल हो रहे हैं या ये भी कल हो चुके हैं? नहीं सर, आज मई का कॉन्ट्रैक्ट आज सेटल होगा WTI क्रूड का, और उसके बाद जून वायदा में ट्रेडिंग शुरू होगी। और अभी जून का वायदा करीब 8% ऊपर है, $22 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
तो अब अगर अमेरिका में भी कोई रोल ओवर करना चाहेगा अगले कॉन्ट्रैक्ट में तो उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि $40 के आसपास का डिस्काउंट है अभी मई कॉन्ट्रैक्ट में, और 22 के आसपास $22 के आसपास जून का कॉन्ट्रैक्ट है, तो करीब करीब $60 से $62 की कॉस्टिंग आएगी रोल ओवर में। परफेक्ट। ठीक है, तो ये एक बड़ा अपडेट और भारी नुकसान यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है रिटेल निवेशकों के। देखिए, एक एक बारीकी है, एक एक अपडेट लगातार निकल कर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर समझना काफी ज्यादा जरूरी है, और इस पर पूरी लगातार एक डिटेल कवरेज जी बिजनेस पर बनी रहेगी। आप जरूर जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि इस पर एक पूरा एक बड़ा कवरेज हम आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि एक छोटी छोटी यहाँ पर बारीकियां हैं जो कि समझने की काफी ज्यादा जरूरत है। अनिल जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। आपसे आज क्या अहम स्तर भी हम समझेंगे, आज के लिए निफ्टी में क्या रेंज होनी चाहिए ये भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन अब यहाँ से सीधे चलते हैं दीपांशु के पास। दीपांशु, ये जो खबर निकल कर आ रही है कच्चे तेल को लेकर, अब इसका इम्पैक्ट देखिए ग्लोबल मार्केट में और एशियाई बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त क्यूज किस तरह से मिल रहे हैं? बिल्कुल पूजा, अगर आप देखें तो फिर एशियाई बाजारों की थोड़ी कमजोर शुरुआत हुई है। हालांकि जो तेजी से गिरावट हुई है, और जैसे मृत्युंजय और अनिल जी भी बता रहे थे कि एक टेक्निकल फैक्टर भी है इस क्रूड की गिरावट में, इसलिए आज सुबह हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़े स्टेबल हैं, बल्कि डाउ फ्यूचर्स लगभग 125-130 अंक ऊपर ही है इस समय। तो कल की भारी गिरावट के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आई है एशिया के बाजारों की। हालांकि कमजोर शुरुआत हुई है, एसजीएक्स निफ्टी भी ½ % नीचे है, पर डाउ फ्यूचर्स थोड़े पॉजिटिविटी के संकेत दे रहे हैं। कल शाम अगर हम देखें तो फिर डाउ में लगभग 600 अंकों की गिरावट थी। अमेरिकी बाजार 1 से 2.5% गिरे। एक तो ये तेल की चिंताएं थी, वो तो एक बड़ा फैक्टर था ही। इसके अलावा जैसे कि आप बता रही थी कि अमेरिकी सांसद में एक रिलीफ बिल को लेकर एक बिल अटक गया, तो वहां से थोड़ी परेशानी आई। पर कुछ जो अमेरिका के राज्य हैं जो हम दिन भर दिन आपको बता रहे हैं कि खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक जॉर्जिया नाम का राज्य है जो शुक्रवार से कामकाज शुरू कर देगा हल्के तौर पे, तो वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। और दूसरा एक कॉन्फिडेंस निवेशकों को आ रहा है कि शायद जो कोरोना का सबसे खराब दौर था वो खत्म हो चुका है, तो इसलिए बाजारों में इतनी तेज गिरावट नहीं देखने को मिली। आईबीएम के कमजोर नतीजे आए थे तो वो स्टॉक 2.5% फिसला, और इसकी वजह से भी बाजारों पर थोड़ा दबाव आया। कुछ और अहम नतीजे आने वाले हैं जिसकी निवेशकों पर नजर है, इसलिए थोड़ा सेंटीमेंट हमने कल गिरा हुआ देखा। वापस डाउ 24,000 के नीचे फिसल गया। यूरोप के बाजार तेजी के साथ ही बंद हुए, लगभग ½ % की तेजी वहां पर रही। हल्का सा रिबाउंड हमने सोने में भी देखा, $1,700 के ऊपर पहुंच गया। ओके, तो ये है ग्लोबल अपडेट आपके लिए। लेकिन अनिल जी, फिर आज के लिए बाजार के लिए अहम स्तर कौन से होंगे? देखिए पूजा, थोड़ी कमजोर शुरुआत तो होगी दोनों ही वजह से। एक तो अमेरिका जरूरत से ज्यादा गिरा है, जरूरत से ज्यादा मतलब कि जितना हम सोचे थे कल क्लोजिंग के वक्त उससे ज्यादा गिरा है, 600 पॉइंट की कमजोरी है। दूसरा ये कि भले कच्चा तेल ऐसे सुनने में ठीक लगेगी कि अरे इतना गिरा है, हमारे लिए फायदे की बात है, तो एक तो फायदे की बात इसलिए नहीं कि ब्रेंट क्रूड वगैरह तो अभी भी $25-26 है। दूसरा ये कि अगले महीने के फ्यूचर्स तो ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही है ना ये डिस्ट्रप्शंस दिखाते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, इनमें ये डिस्ट्रप्शन बाजार को पसंद नहीं आते। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से सेंटीमेंट थोड़ा सा आज नेगेटिव है, कमजोर शुरुआत करेंगे। कमजोर शुरुआत के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अहम सपोर्ट लेवल को होल्ड कर पाते हैं या नहीं, और वो अहम सपोर्ट लेवल निफ्टी पर जो बंद कराता है आज के लिए 9,125 है, ये रेंज है सपोर्ट के लिहाज से। और ऊपरी स्तर पर 9,400 से 9,500 की रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 19,700 से 20,000 ये एक सपोर्ट जोन है आज के लिए बैंक निफ्टी पर। ऊपरी स्तर पर 20,800 से लेकर 21,100 वो रेंज है जहां पर मुनाफा वसूली आपको आते हुए दिखेगी। तो इन रेंज पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह की वॉलेटिलिटी किसी भी एसेट क्लास में वो कॉन्फिडेंस हिलाने वाली होती है, वो अच्छी नहीं होती है। और उससे भले ही ठीक है कि हमें लगे कि शॉर्ट टर्म में हमारे लिए फायदे की बात है, लेकिन इस तरह से इस फायदा गिनना ठीक नहीं है। फायदा तब है जब धीमे धीमे फंडामेंटली किसी भी एसेट के दाम गिरे जो हमारे फायदे के लिए। अचानक से इस तरह से स्पेकुलेटिव पोजीशन की वजह से ऊपर नीचे होना, ये थोड़ी नुकसान की बात है। तो सेंटीमेंट नेगेटिव हो सकते हैं शुरुआत कमजोरी के साथ। निफ्टी 9,125 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए, जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये सारे डिटेल्स और जो खबरें निकल कर आई थी उसके पूरे मायने समझाने के लिए। मृत्युंजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दीपांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर फोकस करते हैं। नतीजे कल काफी ढेर सारे आए और इसमें इन्फोसिस, निफ्टी कंपनी इन्फोसिस ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। कुशल, बताइए नतीजे कैसे थे?
पूजा, नंबर्स जो है सभी पैरामीटर्स पर वीकर साइड पर देखने को मिले हैं। मुनाफे में 3% की गिरावट रही है। हम अनुमान करके चल रहे थे कि 2% गिरेगी। साथ ही डॉलर आए, यहाँ पर जो टॉप लाइन नंबर है वहां पर सबसे ज्यादा गिरावट आई है। करीब 1.4% की डॉलर आए जो है इसमें गिरावट आई है। हम अनुमान करके चल रहे थे कि 20 बेसिस पॉइंट बढ़ेगी। साथ ही मार्जिन में भी कटौती देखी गई है। 21.9% से फिसलकर 21.2% पर अब कंपनी की मार्जिन आई है। FY21 गाइडेंस जो हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा हो सकता है कि हायर बैंड के साथ वो लेकर आए, बट इधर उन्होंने जो है गाइडेंस खारिज कर दी है। वो बोले जब नई विजिबिलिटी आएगी तो होगी तब वो जो है गाइडेंस इशू कर पाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने 9.5 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड इशू किया है और ये देखना अब बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि अब आगे कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी बनती है ग्रोथ वाइज। जी चलिए, इस पर ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है ये भी समझ लेते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है इन्फोसिस के नतीजों पर। गुड मॉर्निंग। ब्रोकरेज हाउस का यही है कि जोर साइड पर जिसके चलते हम देखते हैं कि सीएलएसए ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 970 से घटाकर 800 रुपए कर दिया है। वहीं अगर आप देखें तो जेफरीज ने भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 680 से बढ़ाकर 705 कर दिया है और ये कह रहे हैं कि FY22 के बाद से ही आपको ग्रोथ में और साथ ही मार्जिन में बढ़त देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर आप देखें तो माहौल चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है, जिसके चलते सीएलएसए ने FY21 और 22 की जो ईपीएस का अनुमान है इसमें 15% की कटौती कर दी है। इसके अलावा पूजा, आज पूरे दिन हम देखेंगे कि एनबीएफसी काफी ज्यादा फोकस में रहेंगी। कारण यह है कि यूबीएस ने एक रिपोर्ट निकाली है जहां पर करीब 9 जो एनबीएफसीज हैं इनके टारगेट प्राइस में कटौती की गई है। फिलहाल मैं आपको केवल 2 बताऊंगा, आगे की जो रिपोर्ट्स हैं हम आपको 8 बजे के करीब बताएंगे। बजाज फाइनेंस पर नजर डालिए, यहाँ पर अब डाउनग्रेड कर बिकवाली की राय दे दी गई है और लक्ष्य जो है 4600 से घटाकर केवल 1600 कर दिया है। और उज्जीवन पर यूबीएस ने डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी है, लक्ष्य 450 से घटाकर 200। यानी आज पूरे ही दिन एनबीएफसी फोकस में रहेंगी। ओके चलिए, अब सीधे चलते हैं देवांशी के पास समझने के लिए खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले तो नतीजे एसीसी, क्रिसिल और तेजस नेटवर्क्स के आने वाले हैं। साथ ही लिंडे इंडिया, इनके कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो नतीजे हैं वो काफी कमजोर आते हुए दिखे। जो आय है वो करीब 14.5% घटती हुई दिखी थी। साथ ही जो मुनाफा है वो करीब 10% तक बढ़ता हुआ दिखा है और मार्जिन करीब 23% पर आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा आप देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जिसके नतीजे आज आने वाले थे लेकिन बोर्ड की बैठक अब 25 अप्रैल तक टल चुकी है, तो नतीजे भी 25 अप्रैल को आएंगे। एलएनटी कंपनी ने एनसीडीज के जरिए 1250 करोड़ रुपए जुटाए हैं, एनसीडीज अलॉट किए हैं। और साथ ही एनएलसी इंडिया, जहां पे कंपनीज ने कमर्शियल पेपर्स के जरिए करीब 1000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। टीसीएस के लिए खबर आ रही है जहां पे एनबी के साथ कंपनी ने करार किया है, आईटी ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंपनी ने करार किया है। बीपीसीएल के लिए एक इंपॉर्टेंट खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे असम सरकार ने अब उनकी जो मालीगढ़ रिफाइनरी है इसमें हिस्सेदारी बेचने के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन कुछ शर्तें रखी है। इस शर्त में ये शर्त इंक्लूडेड है कि असम सरकार को ही बीपीसीएल को कुछ हिस्सेदारी बेचनी होगी। करीब 13.5% की जो अतिरिक्त हिस्सेदारी है वो कंपनी को बेचनी होगी असम सरकार को। अब असम सरकार की जो कुल हिस्सेदारी है भी इस रिफाइनरी में वो बढ़कर 26% तक हो जाएगी, लेकिन ये पॉजिटिव टू माना जाएगा। और कुछ प्लान है जिन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। तरु पावर ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, उनकी जीएमसी प्रोजेक्ट्स, उनकी सब्सिडरी है यहाँ पे आईजीएफएल फैक्ट्री, साथ ही केसी इंटरनेशनल, अमरा राजा बैटरीज, हैदराबाद सीमेंट जैसी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपना कामकाज जो है वो आज से शुरू कर दिया है। तो इसके चलते थोड़ा सा पॉजिटिव या सेंटिमेंटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ओके तो ये है खबरों वाले शेयर्स जहां पर कि आपको रखनी है नजर। आज ट्रेडिंग के लिहाज से मौके कहाँ हैं ये भी हम आपको क्विकली बता देते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज नजर रखिए, यहां पर 2 कॉल में इन्होंने बिकवाली करने की राय दी है। पहला कॉल है मारुति, फ्यूचर्स लेवल पर करिए बिकवाली 5220 के लक्ष्य के लिए, और दूसरा कॉल है एलएनटी, यहां पर भी फ्यूचर लेवल में आप बिकवाली करके चलिए 880 के लेवल्स के लिए यहां पर आप कर सकते हैं बिकवाली। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से जो कॉल्स आ रही है उसमें खरीदारी करने की राय है बीएल पे, और यहाँ पर ये 83 के आसपास के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, तो इसके लिए आप कर सकते हैं बीईएल में खरीदारी। तो चलिए, ये तो था इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन, हमने आपको ही बताया। फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।